नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। बेसिकली ये जो वीडियो है वो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयरली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो होते हैं जिसके ऊपर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। बेसिकली इन वीडियोज़ में हम केस सिनेरियो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं या अप्लाइड नर्सिंग के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्लिमिप्राइड इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो पेशेंट है वो डीएम का पेशेंट है एंड नर्स इज़ इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट दैट विच फूड आइटम आर मोस्ट एक्सेप्टेबल टू कंज्यूम वाइल टेकिंग द मेडिकेशन। जो भी ग्लिमिप्राइड मेडिसिन पेशेंट को चालू है वो मेडिसिन लेते टाइम कौन सा ऐसा फूड आइटम है एक्सेप्टेबल है जो वो कंज्यूम कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ अल्कोहल, ऑप्शन बी रेड मीट, ऑप्शन 3 होल ग्रेन सीरियल्स एंड ऑप्शन डी इज़ लो कैलोरी डेजर्ट्स। बेसिकली हम समझ लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पहले अल्कोहल यहाँ पर दिया गया है। अल्कोहल जो होता है वो ग्लिमिप्राइड मेडिसिन के साथ या किसी भी मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते क्योंकि देर मे बी चांसेस ऑफ रिएक्शन एंड पेशेंट में फील पाल्पिटेशन, नोशिया, फ्लशिंग साइंस while consuming the alcohol with the medicines and another one is there may be a chances of hypovolemia क्योंकि जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब डिहाइड्रेशन फील होता है। तो एट द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग मेडिसिन्स इफ देयर इज़ अ डिहाइड्रेशन देयर मे चांसेस ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। देन उसके बाद लो कैलोरी डेजर्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि जब भी जो भी हम ग्लिमिप्राइड मेडिसिन है वो मेडिसिन क्यों दिया जाता है टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अगर हम लो कैलोरी डेजर्ट पेशेंट को देते हैं तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी। देयर में भी ए चांसेस ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस वहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। रेडमेड भी नहीं दे सकते। इसका जो सही जवाब बन के आएगा वो होगा होल ग्रेन सीरियल्स क्योंकि इसमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन प्रेजेंट होते हैं होल ग्रेन सीरियल्स में। इसकी वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा होल ग्रेन सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट विद गैस्ट्रिक अल्सर। जो पेशेंट है वो गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है हैज़ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सुक्रालेफ्टेट 1 ग्राम बाय माउथ 4 टाइम्स डेली। उनको जो मेडिसिन दिया है वो सुक्रालेफ्ट 1 ग्राम 4 टाइम्स, उनको दिन में 4 बार ये मेडिसिन लेना है। द नर्स शुड शेड्यूल द मेडिसिन फॉर विच टाइम। जो मेडिसिन है वो कौन से टाइम पे हमें पेशेंट को देना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। बेसिकली इसके जो जवाब ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए विद अ मील एंड एट द बेड टाइम एवरी 6 आवर्स अराउंड द क्लॉक, 1 आवर आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम एंड 1 आवर बिफोर मील एंड एट बेड टाइम। इसका जो सही जवाब होने का वो क्या होगा। बेसिकली जो सुक्रालेफ्ट 1 ग्राम जो मेडिसिन है वो क्यों देते हैं। इट क्रिएट अ प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिंग कोटिंग अराउंड द अल्सर्स विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक। बेसिकली जब भी हम अमाउंट ऑफ मील कंज्यूम करते हैं या कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तब हमारे स्टमक में क्या सिक्रेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस सिक्रेट होते हैं विच क्रिएट अ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन द स्टमक इफ़ वी आर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन। देर मे बी चांसेस ऑफ बर्निंग सेंसेशंस और सीवियर पेन और देर मे बी चांसेस ऑफ नोशिया, severing of the ulcers due to the unprotective layer over the ulcers। बेसिकली जो सुक्रालेफ्ट जो मेडिसिन होता है वो क्या करता है, जब मेडिसिन विच क्रिएट द आउटर कवरिंग और कोटिंग ओवर द अल्सर बिफोर फूड इनटेक। जब भी हम फूड कंज्यूम करें तो उससे पहले 1 आवर हमें ये मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो 1 आवर बिफोर अ मील एंड एट द बेड टाइम, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the client has taken a medicine omeprazole for 4 weeks. The nurse evaluate that the client is receiving the optimal intent effect of medicines. The client report the absence of which symptoms। ओमेप्रोजोल जो मेडिसिन है वो पिछले 4 वीक से पेशेंट ले रहा है, तो ऐसे कौन से साइंस हो गए जिसको देखकर ऑप्टिमम रिजल्ट पेशेंट को मिला है उसका, और जो सिम्टम्स है वो यहाँ पर अब्सेंट है ऐसा कह सकते हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी हार्टबर्न, ऑप्शन सी फ्लैटुलेंस एंड कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली
सो जो ओमेप्रोजोल जो मेडिसिन है इसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लासीफाई एज अ एंटागोनिस्ट एजेंट. सो जब भी देयर में बी अ पेन इन स्टमक और गैस्ट्रिक इरिटेशन और वी मे कॉल्ड इट ऑफन एज अ हार्टबर्न. सो जो हार्टबर्न सेंसेशन या गैस्ट्रिक इरिटेशन जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वो टाइम पे हम ओमेप्रोजोल या पैन 40 मेडिसिन जो होता है उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं. तो ओमेप्रोजोल जो है वो मेडिसिन देने की वजह से यहाँ पे कौन सा सिम्टम है वो जो सबसाइड होने के चांसेस है, तो वो है हार्टबर्न. तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो होगा हार्टबर्न. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विद ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, हैज़ बीइंग स्टार्टेड विद एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद आइसोनाइजाइड जो मेडिसिन है एंटी ड्रग जो है उसको स्टार्ट किया है. बिफोर गिविंग द क्लाइंट द फर्स्ट डोज, जो पहला डोज देने से पहले नर्स शुड इंश्योर विच बेसलाइन स्टडी हैज़ बीन कंप्लीटेड. ऐसे कौन से टेस्ट है जो परफॉर्म करने ज़रूरी होते हैं या कौन सी बेसलाइन इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़रूरी होती है मालूम होना. सो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ऑप्शन बी कोएगुलेशन टाइम, ऑप्शन सी लिवर एंजाइम लेवल एंड ऑप्शन डी सीरम क्रिएट लेवल. सो बेसिकली आइसोनाइजर जो मेडिसिन होता है बेसिकली आइसोनाइजर थेरेपी कैन कॉज एन एलिवेशन ऑफ हिपेटिक एंजाइम एंड मे बी अ हिपेटाइटिस. सो बेसिकली जब भी हम एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स में आइसोनाइजर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो वो टाइम पे हमें उसकी लिवर एंजाइम लेवल्स पता होनी चाहिए और उसके साथ ही उसके स्टार्टिंग इनिशियली 3 मंथ्स में कंटिन्यूसली हमें उसके लिवर के जो एंजाइम लेवल है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है. साइमल्टेनियसली हमें इफ़ पेशेंट इज़ कंज्यूमिंग अल्कोहल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड हीज एज इज़ अबव 50 ईयर्स, सो वो टाइम पे भी हमें लिवर एंजाइम लेवल उसके मॉनिटर करने बहुत ज़रूरी होते हैं. सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा लिवर एंजाइम लेवल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अडल्ट फीमेल क्लाइंट हैज़ अ हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 10.8 gram per dl. The nurse intercept that the result is most likely caused by which condition noted in the clinical history. So जो फीमेल क्लाइंट है उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10.8 ग्राम पर डीएल है और कौन सी ऐसी क्लिनिकल हिस्ट्री है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी या अनीमिया कॉज हो सकता है. सो ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ऑप्शन सी सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. सो इसका तो बहुत आसान सा जवाब है, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना इसका सही जवाब क्या हो सकता है. सो बेसिकली जो नॉर्मल अडल्ट फीमेल जो होती है उसकी जो हीमोग्लोबिन लेवल जो होती है वो 12 to 16 mg पर डीएल के आसपास उनकी हीमोग्लोबिन लेवल होते हैं. इफ़ इट इज़ बिलो दैट देन वी कैन कॉल दैट एज अनीमिया. सो देर मे बी 3 stages ऑफ अनीमिया: सीवियर अनीमिया, माइल्ड अनीमिया एंड मॉडरेट अनीमिया. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल क्लासीफाई द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड जब भी सपोज क्लिनिकल हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पास्ट ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस होगी जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है. सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से उनको यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10.8 ग्राम पर डीएल के आसपास है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट हु हैज़ अ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. सो ये भी सवाल अनीमिया के ऊपर ही पूछा गया है. The nurse is teaching client who has a iron deficiency anemia about the food should include in the item. What food item should be included in the diet? The nurse determine the client is understand the dietary modifications in if which item are. So nurse जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है अनेमिक पेशेंट को, सो कौन कौन सा फूड आइटम्स ही हैज़ टू इंक्लूड इन हिज और हर डाइट. सो कब हमें पता चलेगा कि पेशेंट को पूरी तरह से उसको अच्छे से हेल्थ एजुकेशन समझ में आया है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. नट एंड मिल्क्स, कॉफ़ी एंड टी, कुक्ड रोल ओट्स एंड फिश, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सो हम सबको पता है कि जब भी अनीमिया होता है या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कॉज होता है तो वो टाइम पे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर पेशेंट को है तो मतलब क्या है, उसकी जो ब्लड है उसमें आयरन की कमी होने की वजह से वहाँ पर उसको अनीमिया कॉज हुआ है। सो बेसिकली हम जब भी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अनीमिया के ऊपर, सो बेसिकली हम उसको क्या क्या चीज़ें खाना सजेस्ट करते हैं। जो भी फ्रूट जो होते हैं उनको खाना सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाना सजेस्ट करवाते हैं। उसके बाद जो ऑरेंज या लेमन होता है वो डाइट में इंक्लूड करवाना चाहते हैं। या जो भी कुकिंग जो होती है वो आयरन के वेसल्स में करने को पेशेंट को बोलते हैं, जिससे कि जो आयरन कंटेंट है वो जो एट द टाइम ऑफ कुकिंग वो फूड में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद साइमल्टेनियसली हम पेशेंट को जो मेडिसिन्स होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा डाइट ऐसा है जो यहाँ पर पेशेंट ने डाइट को इंक्लूड करना चाहिए उसके खाने में। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑरेंज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो जो ऑरेंज है जो वो किस लिए इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑरेंज में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है जो कि एब्सॉर्प्शन के लिए, जो भी फूड आइटम्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको एब्सॉर्प्शन करने के लिए उसमें जो साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है वो बहुत हेल्प करता है। सो लेमन एंड ऑरेंज आर रिच इन विटामिन सी। सो विटामिन सी हेल्प्स इन फूड डाइजेशन ऑल्सो एंड फूड एब्सॉर्प्शन ऑल्सो। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी, ऑरेंज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल सर्जरी का पेशेंट है, and has a larger abdominal wound large है. The nurse should encourage the client to eat which item that naturally high in vitamin C to promote a wound healing. So option A is milk, option B orange, option C banana, option D चिकन. सो बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया था जैसे कि ऑरेंज इज़ रिच इन साइट्रिक एसिड, देन बनाना इज़ रिच इन पोटेशियम, चिकन इज़ रिच इन प्रोटीन एंड मिल्क इज़ रिच इन कैल्शियम. सो बेसिकली जो वुंड हीलिंग प्रोसेस होती है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन एंड साइट्रिक एसिड की ज़रूरत होती है. सो बेसिकली एट द टाइम ऑफ वुंड हीलिंग या द लार्जर वुंड रिकवरी टाइम हमें मोस्टली पेशेंट को ऑरेंज जो जिसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो ऐसे फूड पेशेंट को प्रोवाइड करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि जो वुंड हीलिंग है वो फास्टर हो पाए. सो इसका जो सही जवाब बनेगा होगा ऑप्शन बी, ऑरेंज, विच इज़ रिच इन साइट्रस एसिड. सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब का बटन फ्री है बट हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है. जो भी 14% लोग हैं जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उन सबका थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ये नए वीडियो आपको जल्दी आप तक पहुँचे और आपकी नॉलेज में गेन हो पाए. सो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और आपकी जो भी कुछ क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, जिससे कि हम उस पर वर्क कर पाए और आपकी जो भी क्वेरीज है उनको ज़रूर सॉल्व कर पाए. So next question is the client receiving parenteral nutrition PN complains of headache. The nurse note that the increased blood pressure, then bounding pulse, jugular vein distension and crackles bilaterally. The nurse determine the client is experiencing which complications after the PN therapy. So जो client है उसको पेरीनेटल न्यूट्रिशन चालू है. पेरीनेटल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो भी फ्लूइड्स जो होते हैं उसके थ्रू हम पेशेंट को जो भी रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए जो भी फ्लूइड्स के थ्रू हम उसको नरिश करते हैं उसको पेरीनेटल न्यूट्रिशन कहा जाता है. सो बेसिकली पेशेंट को हेडेक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, देन जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, देन क्रैकल्स है बायलैटरली. सो ऐसी उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, किस चीज़ की वजह से वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है. सो ऑप्शन ए is sepsis, option B is air embolism, option C is hypervolemia, option D is hyperglycemia. So basically जो complications होते हैं PN न्यूट्रिशंस में, जिसमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब भी ट्रांसफ़र होता है, या देर में बी ए चांसेस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड गिवन टू द पेशेंट विदाउट मेजरिंग द इनपुट एंड आउटपुट, दैट टाइम देर में बी ए कॉम्प्लिकेशन, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन बी हैपन. जो भी पेशेंट का इनपुट है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेशेंट को दिया गया है, उसके बाद जो उसका आउटपुट है वो प्रॉपरली कैलकुलेट बिना किए हुए अगर पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड वहाँ पर देते हैं तो वो टाइम पे यहाँ पर ऐसे साइंस
केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हाइपर वॉल्यूमिया होता। मतलब क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसफर टू द पेशेंट। ये कौन सी कंडीशंस में मोस्टली ऑकर होता है? इफ़ सपोज पेशेंट कम्स टू यू विद अ डिहाइड्रेशन, या पेशेंट इज ओनली ऑन द PN perinatal nutrition, that time we have to be very careful while providing the IV fluid to the patient, that it may not lead to the hypervolemia. So इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, hypervolemia. So next question is, the client involves in the motor vehicle crash. एक्सीडेंट का केस होता है जिसमें पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है, द सीवियर विद अ सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, द क्लाइंट इज सीवियरली hypotensive, unresponsive. The nurse anticipate that which intravenous solution will most likely to prescribe for the client. जो पेशेंट है वो जिसका जो अनकॉन्शियस है, सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग प्रेजेंट है, जो हाइपोटेंसिव है, अनरिस्पॉन्सिव है, वो टाइम पे पेशेंट को कौन सा IV फ्लूइड प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। सो वो टाइम पे जो नर्स है वो कौन सा सोल्यूशंस प्रिस्क्राइब करेगी, मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब करेगी? ऑप्शन ए 5% डेक्सट्रोज विद lactate ringer solution, option B is 0.33% of sodium chloride, option C is 0.45% sodium chloride, option D is 0.225% sodium chloride. So basically जब भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है वो टाइम पे हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं या IV फ्लूइड्स अवेलेबल होते हैं। सो बेसिकली दो टाइप के IV फ्लूइड्स होते हैं, क्रिस्टलोइड एंड कोलॉइड्स। सो ये चीज़ें अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ एक बार मेरा एक वीडियो है, पिछले वीडियो में आप पार्ट 10 में आप ये चीज़ें देख सकते हो कि क्रिस्टलोइड कोलॉइड्स क्या होते हैं, देन फर्दरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज़। So next question is, the nurse determine that the client is having transfusion reaction. After the nurse spot that transfusion, which action should be taken? So जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर चल रहा है, जो भी पेशेंट है उसको ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन यहाँ पर अकर हो गई है। जब वो नर्स आइडेंटिफाई करे कि वहाँ पर ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन अकर है तो वो टाइम पे नर्स की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? ऑप्शन ए, रिमूव द इंट्रावेनस लाइन, option B, run a solution of 5% dextrose in water, run a normal saline and keep the vein open rate, and obtain the culture to tip the catheter device remove from the client. So basically जब भी हमें ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर पेशेंट को ब्लड की रिएक्शन आ गई है या ब्लड देयर में बी अ चांसेस ऑफ malfunctioning ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सो वो टाइम पे हमें फर्स्टली जो एक्शन होती है वो हमें फर्स्ट करनी है, तो रन द नॉर्मल सलाइन एंड कीप द वेन ओपन रेट। सो जिससे क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर हुआ है उसको डाइल्यूट करके बॉडी में डाइल्यूशन होने में हेल्प हो पाए, और जो एडवर्स रिएक्शन वहाँ पर क्रिएट हो उसको मिनिमलाइज करने के वहाँ पर हम कोशिश करेंगे। उसके बाद फिजिशियन को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। बट रिमूवल ऑफ इंट्रावेनस लाइन, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर हम इंट्रावेनस लाइन ही रिमूव करेंगे तो पेशेंट को फर्दर अगर हमें कोई भी मेडिसिन या कोई भी IV फ्लूइड देना हो तो वो कहाँ से देंगे? सो बेसिकली ये तो गलत जवाब है। देन रन अ सोल्यूशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज, ये भी गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रन अ नॉर्मल सलाइन एंड कीप वेन ओपन रेट, ये इसका सही जवाब होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। जो भी फोटोथेरेपी हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं या न्यूली बॉर्न बेबीज़ को प्रोवाइड करते हैं तो वो टाइम पे रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है। सो जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 24/26 सेल्सियस, 30 to 32 सेल्सियस, 28 to 30 सेल्सियस एंड 26 to 28 सेल्सियस। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 28 to 30 सेल्सियस, क्योंकि न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ होती है उनको उनका टेम्परेचर रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इफ़ बेबीज़ गोज इनटू द हाइपोथर्मिया देयर मे बी अ चांसेस ऑफ डेथ और नियोनेटल डेथ के चांसेस वहाँ पर हो सकते हैं ड्यू टू हाइपोथर्मिया। सो ये डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें फोटोथेरेपी बच्चे को दे। फोटोथेरेपी कौन से कंडीशंस में देते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो फोटोथेरेपी जो होती है वो कौन सी कंडीशंस में देते हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए देते हैं। सो ये डायग्राम है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये फोटोथेरेपी सेटअप है जिसमें बच्चे को यहाँ पर लाइट के नीचे रखा गया है। इस पूरी प्रोसेस को हम फोटोथेरेपी कहते हैं। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा
28 to 30 सेल्सियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनलिन डोज ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक इज, जो एनाफिलेक्टिक शॉक जब भी पेशेंट को या बच्चे को होता है तो वो टाइम पे एड्रेनलिन डोज क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज 1:1000, 1:10,000, 1:1000 इन 1 ml एंड 1:10,000 इन 1 ml। सो बेसिकली एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। और एनाफिलेक्टिक शॉक की एक पाथ फ्लो होता है जिससे कि उसको हमें प्रॉपरली फॉलो करने के बाद ही एड्रेनलिन डोज कब देना होता है ये हमें पता चलेगा। और एड्रेनलिन डोज का जो डाइल्यूशन है वो क्या है वो हमें यहाँ पर पता करना है। सो बेसिकली जो एड्रेनलिन डोज का जो डाइल्यूशन होता है वो होता है 1:1000 पर 0.5 ml में हम एड्रेनलिन डोज प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली एनाफिलेक्टिक शॉक में जो पाथवे होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें फर्स्टली जब भी हमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या एनाफिलेक्टिक शॉक बच्चे को दिखाई दे तो वो टाइम पे हमें एयरवे ब्रीदिंग ABCDE तक हमें पहले असेस करना है। याद रखने में भी बहुत आसान है, ABCDE। एयरवे मतलब A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीदिंग, C मतलब सर्कुलेशन, D मतलब डिसेबिलिटी एंड E मतलब एक्सपोजर। सो ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद हमें डायग्नोस करना मतलब पेशेंट को डायग्नोस करने में आसानी हो सकती है, जिसमें कि हमें चेक करना है कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ इलनेस क्या है, एयरवे लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे और ब्रीदिंग सर्कुलेशन प्रॉब्लम है या कौन सी कंडीशंस है वहाँ पर। देन अगर एयरवे हैम्पर्ड है या ब्रीदिंग हैम्पर्ड है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ स्किन चेंजेस विच इज़ वहाँ पर हम स्किन चेंजेस भी देख सकते हैं जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन अकर होना स्टार्ट होता है। देन आफ्टर दैट हमें हेल्प के लिए कॉल करना है। देन पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लाई करके राइज पेशेंट के जो लेग्स है उसको ऊपर करके हमें एड्रेनलिन डोज जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करना है। बट एड्रेनलिन डोज से भी पहले हमें वहाँ पर बेसिकली चिल्ड्रंस में CPR हमें स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अडल्ट में CPR का रेट क्या होता है, मतलब कितने कंप्रेशंस के बाद एक ब्रीदिंग देना बहुत ज़रूरी होता है और चिल्ड्रंस में कितने कंप्रेशन के बाद एक ब्रीथ देना होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये पाथवे आप एक बार से अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक में के ऊपर भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इसका जो सही जवाब एनाफिलेक्टिक शॉक में जो एड्रेनलिन डोज है वो होता है 1:1000 इन 0.5 ml, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लेवल ऑफ प्रिवेंशंस। सो नॉर्मल जो हेल्थ कंडीशंस होती है जिसमें हम लेवल ऑफ प्रिवेंशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं उसमें कितने लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। सो इसका तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो सभी को आना चाहिए। सो बेसिकली टोटल लेवल ऑफ प्रिवेंशंस जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से 4 लेवल्स होते हैं? फर्स्ट इज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशंस एंड इंटरवेंशंस, कौन कौन से लेवल में कौन कौन सी एक्शंस हम लेते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट जो होता है प्री मॉडल प्रिवेंशन होता है, देन उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। देन प्री मॉडल प्रिवेंशंस में हम क्या क्या देखते हैं? इंडिविजुअल एजुकेशन, देन मास एजुकेशन, हम जो भी पर्सन टू पर्सन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या मास एजुकेशन लाइक इन द कॉलेजेस एंड इन द स्कूल्स। देन उसके बाद कोई हेल्थ प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं उसमें हम कोई हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसको प्री मॉडल कहा जाता है। जैसे कि जिसमें पेशेंट को हम डिसीज़ होने से पहले या डिसीज़ अनअवेयर हो पेशेंट डिसीज़ से, उससे ही पहले हम उसको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। देन प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सो सिलेक्टेड एरिया में सिलेक्टेड एज ग्रुप में अगर कोई डिसीज़ का प्रेजेंस अगर ज़्यादा हो तो, या सपोज एक आध एरिया में डेंगू का जो पेशेंट्स का रेट है वो हाई हो तो वो टाइम पे हम वहाँ पे जाके डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने जरूरी थे या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन कौन से थे, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पर हम जो लोग होते हैं उनको वहाँ पर ट्रेन करते हैं, तो उसको यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन की तरह कंसिडर किया जाता है। सो बेसिकली जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है वो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कि सपोज एक आध पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ का पेशेंट ले लेते हैं, डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको प्री मॉडल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद भी सपोज उनको डायबिटीज़ हुआ है तो वो टाइम पे हमें पेशेंट की अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज पेशेंट को रात को 3 से 4 बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, या स्वेटिंग होती है, या भूख ज़्यादा लगती है, देन इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो टाइम पे हम उन पेशेंट का जो भी पेशेंट होते हैं उनको हम उनका BSL लेवल चेक करके या HbA1c टेस्ट करवा के उनकी जो भी
अर्ली डायग्नोसिस करवा के उनको ऑन द ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन है उसको थरोली उनको समझाकर उनको डेली कंज्यूम करने के लिए हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं। फिर भी ये हो गया सेकेंडरी। फिर भी टर्सरी प्रिवेंशंस में अगर पेशेंट वो आता है, जैसे कि पेशेंट को पूरी तरह से डायबिटिक फूड के बारे में जानकारी देने के बाद या जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी देने के बाद भी अगर पेशेंट टर्सरी स्टेज में आता है, तो वो टाइम पे हमें, सपोज डायबिटिक फूड का पेशेंट है, उसका फूड एम्प्यूट करना पड़ता है किसी वजह से, तो वो टाइम पे हमें उसको डिसेबिलिटी लिमिटेशन करवाने के लिए उनको हम आर्टिफिशियल प्रोसेसेस दे सकते हैं, या उनको वॉकर दे सकते हैं जिनकी हेल्प से वो खुद से चल पाए, या उनकी जो डिपेंडेंसी है बाकी लोगों के ऊपर वो कम हो पाए। सो ये हम टर्सरी प्रिवेंशंस में करते हैं। टर्सरी प्रिवेंशंस मतलब कौन कौन से पेशेंट में होते हैं? कैंसर, पैलिएटिव केयर के पेशेंट होते हैं, या देन पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं, जिनमें हम टर्सरी प्रिवेंशंस बेसिकली प्लान करते हैं। सो ये चीज़ें सभी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं प्रिवेंशंस के, और लेवल्स में कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशन हम करते हैं। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए 4 होगा। सो आई होप आप सभी को ये सीरीज़ जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो भी केस सेंट्रिक क्वेश्चंस थे ऑन द अप्लाइड नर्सिंग के ऊपर, जो भी सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना ना भूलना। जो भी आपके सवाल है, जिस भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपके लिए वो वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आ पाए। और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए थैंक यू।